नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी अकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान में डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 41। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41, जिसमें लिखा गया है भारत के नागरिकों को कुछ दशाओं में शिक्षा, काम व लोक सहायता पाने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार राज्य में तथा संपूर्ण भारत में शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है तथा दोस्तों, सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, ये सभी दोस्तों, इन सभी को के निर्माण का उद्देश्य है भारत में शिक्षा के स्तर को और ज्यादा आगे बढ़ाना, भारत में शिक्षा के विकास के लिए और कार्य करना तथा काम के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाया है दोस्तों, जिसका नाम है, वर्तमान नाम है मनरेगा, जिसका पुराना नाम था दोस्तों नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसके तहत भारत के अकुशल नागरिकों को, भारत के अकुशल श्रमिकों को 120 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है, जिसके तहत उन्हें प्रतिदिन 202 रुपए का भुगतान किया जाता है। यह है दोस्तों मनरेगा, जिसका नाम परिवर्तित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। 25 अगस्त 2005 को मनरेगा अधिनियम 2005 बना, 25 अगस्त 2005। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया और इसे भारत के 200 जिलों में लागू किया गया, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत के में लागू किया गया, 1 अप्रैल 2008 में। और 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा के नाम को परिवर्तित करके कर दिया गया महात्मा गांधी, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। लोक सहायता, भारत सरकार तथा राज्य सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाएं चलाती है। यही है दोस्तों लोक सहायता, सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर स्तर के लोगों को विकास करने का मौका हासिल होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 41, भारत के नागरिकों को कुछ दशाओं में शिक्षा, काम तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं दोस्तों काम को। भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया है मनरेगा। यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। राजस्थान गुजरात, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 41 के अंतर्गत नरेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश का अनंतपुर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ किया गया है नरेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नरेगा जिसका वर्तमान नाम है मनरेगा। इसका वर्तमान नाम है दोस्तों मनरेगा। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान नाम है मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, गारंटी अधिनियम 2005, गारंटी अधिनियम 2005। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में मनरेगा की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। इसे अधिनियमित किया गया है 25 अगस्त 2005 को। मनरेगा अधिनियम की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बना, अर्थात इसे अधिनियमित किया गया है 25 अगस्त 2005 को। और अनंतपुर जिले से इसका प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से मनरेगा का प्रारंभ हुआ है। मनरेगा का प्रारंभ हुआ है, मनरेगा का प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रारंभ में इसका नाम था दोस्तों नरेगा। प्रारंभ में इसका नाम था नरेगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2008 को, ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर से इसका प्रारंभ किया गया। जब इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो यह भारत के केवल 200 जिलों में ही लागू था। भारत के 200 जिलों में लागू था, 200 जिलों में लागू था। लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इसे भारत के संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया, अर्थात संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2008 को। और इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया दोस्तों नरेगा से मनरेगा, अर्थात इसका नाम नरेगा से कर दिया गया दोस्तों मनरेगा, मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ध्यान दीजिएगा, 25 अगस्त 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा का प्रारंभ किया गया 200 जिलों में। अनंतपुर जिले, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से भारत के 200 जिलों में इसे लागू किया गया। भारत के 200 जिलों में इसे लागू किया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से कर दिया गया मनरेगा। इसके तहत इसका प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनरेगा का प्रमुख प्रावधान है
एक घर के, एक परिवार के 5 सदस्यों में से, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यह है कि यह पूर्णतः एक केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। यह पूर्णतः केंद्रीकृत योजना है। यह एक केंद्रीकृत योजना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक केंद्रीकृत योजना है। विशेष बातों में ध्यान रखना है दोस्तों, यह एक केंद्रीकृत योजना है। यह एक केंद्र सरकार की योजना है या केंद्रीकृत योजना है। केंद्र सरकार की योजना है। यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत, इसके तहत भारत के अकुशल श्रमिकों को, अकुशल श्रमिकों को, भारत के अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। 120 दिन के रोजगार, एक वर्ष में 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है दोस्तों 90:10 का अनुपात। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की भागीदारी है 90:10 के अनुपात, अर्थात 90% का कंट्रीब्यूशन करती है केंद्र सरकार तथा 10% कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा, मनरेगा के प्रमुख प्रावधान है दोस्तों। नंबर 1, एक परिवार के 5 सदस्यों में से, 5 सदस्यों में से एक सदस्य को उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाता है। रोजगार दिया जाता है, लेकिन यह दायरा उसके घर से 5 किलोमीटर से यदि ज्यादा हो जाता है दोस्तों तो इसे प्रतिदिन 50 रुपए का यात्रा भत्ता दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों, प्रति वर्ष न्यूनतम 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रति वर्ष 120 दिन के रोजगार गारंटी दी जाती है। रोजगार गारंटी दी जाती है दोस्तों, 120 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। एक प्रति वर्ष न्यूनतम 120 दिन के रोजगार गारंटी दी जाती है और इन्हें प्रतिदिन वेतन दिया जाता है दोस्तों। प्रतिदिन वेतन दिया जाता है 202 रुपए। 2020 की स्थिति में यह है दोस्तों 2020 की स्थिति में यह है दोस्तों 202 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 41 के तहत मनरेगा। अनुच्छेद 41 है भारत के नागरिकों को कुछ दशाओं में शिक्षा, काम व लोक सहायता पाने का अधिकार है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार नागरिकों के लोक कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संपादन करती है अनुच्छेद 41 के तहत। इसी प्रकार से दोस्तों काम भारत सरकार ने भारत के अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार गारंटी प्रदान किया है। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया। 25 अगस्त 2005 को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से भारत के 200 जिलों में मनरेगा का प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण भारत में मनरेगा को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का पुराना नाम था दोस्तों नरेगा, इसका नाम नरेगा से किया गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यह पूर्णतः एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत भारत के अकुशल श्रमिकों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों
मनरेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 42। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है प्रसूति में सहायता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 42 में लिखा गया है प्रसूति में सहायता। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है दोस्तों प्रसूति में सहायता। ध्यान दीजिएगा, भारत में शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम करने हेतु संस्थागत तरीके से प्रसव की सुविधा हेतु जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया 1 जनवरी 2006 को। दोस्तों, अनुच्छेद 42 में लिखा गया है प्रसूति में सहायता। प्रसूति में सहायता, प्रसूति में सहायता से तात्पर्य यह है दोस्तों कि भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु भारत की माताओं को संस्थागत तरीके से प्रसव की सुविधा प्रदान की जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 42 प्रसूति में सहायता अर्थात भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए भारत सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, भारत के नागरिकों को प्रोत्साहित कर रही है कि वह माताओं की जो डिलीवरी है, प्रसूति है, उसे घर में ना करके उसे संस्थागत तरीके सरकारी अस्पताल में करवाए। इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 42 है प्रसूति में सहायता अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की माताओं का प्रसूति में सहायता प्रदान करेगी, जिससे भारत में एक भी माता या एक भी बच्चा मृत ना हो सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम करने हेतु संस्थागत तरीके से प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुच्छेद 42 बनाया गया है दोस्तों प्रसूति में सहायता अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की समस्त माताओं के प्रसव हेतु संस्थागत तरीके से प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 42। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के समस्त माताओं के प्रसव हेतु संस्थागत तरीके या संस्थागत प्रसव की सुविधा विकसित करेगी। अनुच्छेद 42 प्रसूति में सहायता। अनुच्छेद 42 के ही तहत भारत में प्रारंभ की गई है दोस्तों योजना जननी सुरक्षा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया है 1 जनवरी 2006 में। 1 जनवरी 2006 में प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना दोस्तों 1 जनवरी 2006 जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भारत में शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत प्रसव सुविधा विकसित करना। 1 जनवरी 2006 जननी सुरक्षा योजना। लेकिन भारत में दोस्तों अनुच्छेद 42 के अंतर्गत भारत में कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां पर माताओं को प्रसव की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग अशिक्षा के अभाव में अपना प्रसव घर में करवाते हैं, जिससे शिशु तथा माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। अंततः दोस्तों भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर की जो वृद्धि दर थी वो काफी बढ़ते ही जा रही थी। इसी को देखते हुए भारत में लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु 1 जनवरी भारत में लोगों को संस्थागत प्रसव सुविधा हेतु प्रोत्साहित करने हेतु 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत यदि कोई ग्रामीण महिला संस्थागत तरीके से सरकारी अस्पताल में अपनी डिलीवरी करवाती है, अपना
प्रसव या प्रसूति करवाती है दोस्तों, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी 1400 रुपए। तथा शहरी महिलाओं, यदि कोई शहरी महिला संस्थागत तरीके से या सरकारी अस्पताल में अपना प्रसव या डिलीवरी करवाती है तो उन्हें दिया जाएगा दोस्तों 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन राशि प्रदान करके महिलाओं को संस्थागत प्रसव सुविधा हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अर्थात 1 जनवरी 2006 जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत माताओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है दोस्तों। यदि महिला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ग्रामीण महिला है दोस्तों, ग्रामीण महिला है तो ग्रामीण महिला को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है 1400 रुपए। तथा शहरी महिला को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है दोस्तों 1000 रुपए। और यहां पर जो मितानिन होती है, आशा परिचायिका, इन्हें दिया जाता है दोस्तों 600 रुपए प्रोत्साहन राशि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो भारत में संस्थागत तरीके से प्रसव सुविधा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि भारत में शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दर कम हो जाए। इसके हेतु ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा शहरी महिला को दोस्तों 1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा मितानिन को 600 रुपए दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं के पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु, अर्थात उन्हें पोषक आहार प्रदान करने हेतु 5000 रुपए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में दिया जा रहा है दोस्तों 3 किस्तों में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में स्तनपान कराने वाली माताएं तथा गर्भवती माताओं को उन्हें पोषक आहार प्रदान करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना की योजना के माध्यम से माताओं के अकाउंट में सीधे 3 किस्तों में 5000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें पोषक आहार मिल सके और पोषण का स्तर बढ़े। ध्यान दीजिएगा। तो 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से दिया जा रहा है दोस्तों प्रोत्साहन राशि, माताओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है 3 किस्तों में 5000 रुपए। अर्थात यहां पर प्रत्येक माता को जननी सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपए, अर्थात मिनिमम 6000 रुपए भारत की प्रत्येक माताओं को दिया जा रहा है दोस्तों 2 योजनाओं के माध्यम से, जननी सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 42 में लिखा गया है दोस्तों, प्रसूति में सहायता राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के समस्त माताओं को संस्थागत तरीके से प्रसव सुविधा हेतु प्रोत्साहित करेगी तथा संस्थागत तरीके से प्रसव सुविधा विकसित करेगी। तो यह है दोस्तों प्रसूति में सहायता। इसी के तहत 1 जनवरी 2006 को प्रारंभ किया गया जननी सुरक्षा योजना। भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत तरीके से प्रसव हेतु माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत ग्रामीण महिला को 1400 रुपए तथा शहरी महिला को 1000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ 1 जनवरी 2017 को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं को उन्हें पोषक आहार प्रदान करने हेतु उनके अकाउंट में 3 किस्तों में 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। 1 जनवरी 2006 जननी सुरक्षा योजना, 1 जनवरी 2017 प्रधानमंत्री मातृ वंदना
योजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 43। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 43 है मजदूरी में सहायता। अनुच्छेद 43 है दोस्तों मजदूरी में सहायता। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 43 है मजदूरी में सहायता। अनुच्छेद 43 है दोस्तों मजदूरी में सहायता। अनुच्छेद 43 है मजदूरी में सहायता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 43 मजदूरी में सहायता। अनुच्छेद 43 मजदूरी में सहायता। भारत सरकार कुछ अधिनियम बनाकर भारत में मजदूरों को सहायता प्रदान कर रही है या उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। जैसे कि अनुच्छेद 43 के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं दोस्तों मजदूरी में सहायता। इसके अंतर्गत पहला पकड़ते हैं भारत सरकार के द्वारा बनाए गए मजदूरी अधिनियम। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए मजदूरी अधिनियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली से मजदूरी अधिनियम। पहला है दोस्तों 1948। पहला पकड़ना है 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी दर लागू की गई है। दूसरा पकड़ना है 1965। 1965 बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम 1965। अर्थात प्रत्येक श्रमिकों को, प्रत्येक मजदूरों को कंपनी कारखानों के द्वारा या संस्थानों के द्वारा बोनस का भुगतान किया जाएगा। यह है दोस्तों बोनस भुगतान अधिनियम 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसके बाद देखते हैं 1972 उपदान भुगतान अधिनियम। उपदान भुगतान अधिनियम। उपदान भुगतान अधिनियम 1972। उपदान भुगतान अधिनियम 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत 3 कानून पकड़ना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, उपदान भुगतान अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। दूसरा पकड़ना है स्वास्थ्य एवं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम। अगला है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम हेतु बनाए गए कानून। पहला पकड़ना है दोस्तों 1948। 1948 है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948। पहला पकड़ना है दोस्तों कारखाना अधिनियम 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने नहीं दिया जा सकता तथा प्रदूषण का ध्यान रखना है दोस्तों, प्रदूषण ना फैले इसका ध्यान रखना है दोस्तों कारखाना अधिनियम के तहत। 1948 है कारखाना अधिनियम 1948। इसके अतिरिक्त पकड़ना है 2013 कार्यस्थल में महिलाओं का, कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ध्यान दीजिए, यौन उत्पीड़न निवारण निषेध व रोकथाम अधिनियम। रोकथाम अधिनियम
2013। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013। कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेसेस प्रोविजन रेड्रेसल एक्ट 2013। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों तीसरा, बीमा एवं पेंशन अधिनियम, बीमा व पेंशन अधिनियम। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों बीमा एवं पेंशन अधिनियम में सबसे पहला पकड़ते हैं 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। यदि कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की दोस्तों एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाती है तो उसे कंपनी की तरफ से बीमा प्रदान किया जाएगा। 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, तथा साथ ही साथ दोस्तों उसके घर के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाता है इसके तहत। 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। अगला है 1952 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो यहां पर दोस्तों प्रोविडेंट जो आपको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, यह अधिनियम 1952 के तहत प्रदान किया जाता है। अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं आपको प्रदान किया जाता है दोस्तों प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 1952 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो इस प्रकार से भारत में दोस्तों मजदूरों को सहायता प्रदान करने हेतु कई कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 43 मजदूरी में सहायता, जिसके अंतर्गत दिल्ली से कई कानून बनाए गए हैं। पहला पकड़ना है दोस्तों मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। 1965 बोनस भुगतान अधिनियम 1965। 1972 उपदान भुगतान अधिनियम 1972 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम में है। 1948 कारखाना अधिनियम 1948। 2013 कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013। बीमा व पेंशन अधिनियम में है 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है दोस्तों अनुच्छेद 43। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 44 समान सिविल करने जा रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 में लिखा गया है मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता।
मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों अनुच्छेद 43 का मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता। अनुच्छेद 43 का है मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अर्थात आप यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दोस्तों, आपकी प्रबंधन में सहभागिता होगी। जैसे कि यूनियन का होता है दोस्तों चुनाव के माध्यम से यूनियन लीडर चुना जाता है। यूनियन लीडर कंपनी के समक्ष, कारखानों के समक्ष, ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष मजदूरों की बात को रखता है। अर्थात अनुच्छेद 43 का है मजदूरों की प्रबंधन में सहभागिता, जिसे जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 का को जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 44 है दोस्तों समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, या कह सकते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत भारत में दीवानी मामलों में भी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में दीवानी मामले में भी कानून सबके लिए समान होगा। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, मूल वंश के हो, आप सभी के लिए कानून समान होगा। दीवानी मामलों में भी कानून समान होगा। भारत में कानून दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों फौजदारी मामलों में कानून, दूसरा होता है दीवानी मामलों में कानून। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस और दीवानी मामले का मतलब होता है दोस्तों सिविल ऑफेंस। अर्थात भारत में क्रिमिनल मामलों के लिए कानून सबके लिए समान है, लेकिन दीवानी मामले अर्थात घरेलू संपत्ति, विवाह, तलाक, ये सभी मामले धर्म के आधार पर विभाजित है। अर्थात वर्तमान भारत में भी दोस्तों समान सिविल संहिता पूर्णतः लागू नहीं है। समान सिविल संहिता अर्थात अनुच्छेद 44 भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अनुच्छेद 44 भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है समान सिविल संहिता। ध्यान दीजिएगा भारत में दीवानी मामलों में कानून सबके लिए समान हो, इसके लिए लागू करना पड़ेगा दोस्तों अनुच्छेद 44, जिसमें लिखा गया है समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। लेकिन इसके वर्तमान में अपवाद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसके अपवाद है। भारत में किसी भी राज्य में, गोवा को छोड़ के किसी भी राज्य में अनुच्छेद 44 लागू नहीं है। यह भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अर्थात गोवा में दीवानी मामलों में भी कानून सबके लिए समान है, लेकिन भारत में बाकी राज्यों में दीवानी मामलों में कानून सभी धर्मों के आधार पर विभाजित है। ध्यान दीजिएगा इसका अपवाद है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दूसरा है दोस्तों मुसलमानों के लिए शरीयत कानून 1937। और तीसरा है दोस्तों सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909। अर्थात भारत में दीवानी मामलों में कानून हिंदुओं को दिया जाता है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, मुसलमानों के लिए दीवानी मामलों में कानून शरीयत कानून 1937 के अनुसार, और सिखों के लिए है आनंद विवाह अधिनियम 1909 के अनुसार। अर्थात भारत में अभी तक किसी भी राज्य में गोवा को छोड़कर अनुच्छेद 44 लागू नहीं है। समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार अर्थात 2020 की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता लाने की बात
की जा रही है एक कानून के रूप में। तो अनुच्छेद 44 है दोस्तों समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अपवाद है, यह सिर्फ भारत के गोवा राज्य में लागू है। इसके अपवाद है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शरीयत कानून 1937 और आनंद विवाह अधिनियम 1909। अर्थात यदि भारत में अनुच्छेद 44 लागू हो जाता है, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, तो इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि भारत में भी दीवानी मामले जैसे कि संपत्ति के मामले, शादी ब्याह या तलाक के मामले, ये सभी को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों एक कानून के तहत। यह किसी धर्म के आधार पर नहीं होगा। अर्थात भारत में यदि अनुच्छेद 44 लागू हो जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत में दीवानी मामलों में भी कानून सबके लिए समान होगा। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 44।